हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं द बिग बॉस ऑफ ऑल इंडियन बैंक। आप तो समझ गए होंगे बिग बॉस कौन है भैया। बिग बॉस है HDFC बैंक, और मर्जर के बाद तो और भी ज़्यादा ये स्ट्रांग हो गया है। क्यों है इतना बड़ा ये बैंक, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे फंडामेंटली और टेक्निकली भी। और आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ स्पेशल मिलेगा इस वीडियो में अगर आप बने रहेंगे आगे तक तो। एंड देखते हैं HDFC बैंक की क्या पोजीशन है और फंडामेंटली भी कहाँ पे अभी ये स्टैंड करता है, और इसका जो ओवरऑल ईयर बाय ईयर एक ग्रोथ कैसी हो रही है और चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है टेक्निकली। स्पेशली जो टेक्निकल पार्ट है मुझे बहुत पसंद है, तो पहले हम लोग चलेंगे टेक्निकल पार्ट पे, फिर हम लोग चलेंगे फंडामेंटल पार्ट पे। तो अभी मैं चलता हूँ छोटी स्क्रीन पे बिना टाइम वेस्ट किए। ये मैं आ गया हूँ छोटी स्क्रीन पे, और सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं HDFC बैंक के चार्ट पे। ये हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड HDFC बैंक के एग्जैक्ट चार्ट पे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मंथली लगाया हुआ है। मंथली क्यों लगाया हुआ है? मंथली लगाने से पूरा जो साउंड है, अननेसेसरी साउंड है किसी भी चार्ट का, खत्म हो जाता है। आपको क्लियरली, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाती है चीज़ें कि चार्ट कहाँ से कैसे क्या मूव हो रहा है। तो HDFC बैंक का चार्ट क्लियरली आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड में है ही। मतलब अगर मैं बहुत पहले से बात करूं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मतलब बहुत पहले से मैं बात करूं, 2010-15 साल का भी मैं बात करूं, तो क्लियरली इट्स अ विजिबल कि ये चार्ट अप ट्रेंड में है। बीच में मंदी आई थी 2008 की भी मंदी में, ये 121 से लेके 60 पे गया था, 24 पे भी गया था, लेकिन फिर से जो एक अप ट्रेंड है। हाँ, अभी मैं रिसेंट की बात करूं, कोविड में भी ये बहुत नीचे आया था, फिर ऊपर चला गया। लेकिन वॉलेटाइल स्टॉक है, ये मानना पड़ेगा। इतना बड़ा बैंक होने के बाद भी इतना वॉलेटाइल है कि आप, मतलब कैसा है कि अगर आप 2-4 महीने के लिए पैसा लगा रहे हैं तो आपका लॉस भी हो सकता है। क्लियरली ये चार्ट पे हमें दिख रहा है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं, 4 साल, 3 साल, 5 साल के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, तो इस चार्ट में क्लियरली हमें पता चल रहा है कि पैसा बनता है, क्योंकि लॉन्ग रन में ये अप ट्रेंड में ही है। मंथली चार्ट पे ये अप ट्रेंड में ही है। अगर मैं ईयरली चार्ट लगाता हूँ, ये आप देखेंगे ईयरली चार्ट में तो खतरनाक अप ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि मंथली चार्ट में अगर अप ट्रेंड दिख रहा है तो ईयरली चार्ट में तो अप ट्रेंड दिखेगा ही दिखेगा। और आपको अभी मैं लेके चलता हूँ डे चार्ट पे। डे चार्ट पे आप देखेंगे कि तो ऑलरेडी इसने जो एक बेस लिया था मार्च में, अभी वहाँ पे आ चुका है। अगर हम देखें उस समय मार्च में निफ्टी चला गया था 17,000 के नीचे, अभी निफ्टी खड़ा है 19,000 पे, लेकिन बेस अभी भी वही है। तो कहने का मतलब है कि ये एक मतलब अभी प्रॉफिट में अवेलेबल है एज कम्पेयर टू मार्च के। अगर ओवरऑल निफ्टी से कंपेयर करेंगे, क्योंकि निफ्टी तो बढ़ चुका है, ये बैंक का प्राइस नहीं बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं एक ये सोचने वाली बात है क्यों नहीं बढ़ा है। इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें इस बैंक को इंडसइंड बैंक से, ICICI बैंक से, तो पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, उन लोगों का थोड़ा कम है। तो एक ये रीज़न हो सकता है। और मर्जर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है इस बैंक में, अभी वो कंज्यूम कर रहा है जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हुई हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेज ने, DIIs ने, बड़े बड़े जो FIs ने इसमें थोड़ी सी स्टेक कम किया है, या जो एक कंडीशंस है सेबी की उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि 2 अलग कंपनीज में अलग शेयर रख सकते थे, वो अभी एक कंपनी हो गई, तो उसका एक लिमिटेशन रहता है। तो उस हिसाब से ये आप बोल सकते हो कि एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अभी आप 4 जुलाई को ये 17,038 पे था, 1738 पे था, वहाँ से करेक्ट होके 1590 के आसपास मिल रहा है। तो ओवरऑल अभी जो जिस पोजीशन पे खड़ा है, इट्स अ प्रॉफिटेबल पोजीशन में कहूँगा, एक अच्छी पोजीशन है एक छोटा सा मूव बनाने के लिए। हाँ, पूरा पैसा अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं इस बैंक में एंट्री करने के लिए, तो ये एक डेफिनेटली एक ठीक है, ठीक ठाक पोजीशन है जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, ऐसा तो चार्ट्स पे दिख रहा है। अभी हम आ जाते हैं फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स की बात करें तो इस बैंक के बहुत अच्छे हैं। अगर मैं नेट इनकम की बात करूं, जो पॉइंट मुझे सबसे अच्छा पसंद आता है कि भैया सेल्स तो बढ़ रही है, नेट इनकम का क्या हाल है? नेट इनकम तो बड़ी बढ़ रही है। आप देखेंगे 19-20, 19-20, 22, 16, 17, 19-20, तो ये एक मतलब अच्छा खासा नेट इनकम इनका बढ़ता ही है। 15 के वो ही बढ़ता है ईयरली में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और अगर रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू भी इनका 15 के ऊपर बढ़ रहा है, 15, 17, 22, 19,
2021 में छोड़ा, कोविड के कारण ये लेक हो गया था, सारा बिजनेस लेक हो गया था, तो इनका भी लेक हो गया था। तो वो समझने वाली बात है कि कोविड में इनका 6 और 5% ही बढ़ा था। बट अच्छी बात ये कि इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ा था, तो भी इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा रहा है। कोविड में भी इनका प्रॉफिट 17 और 20% बढ़ा है। तो कहने की बात है, इनका रेवेन्यू बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये एक बैंक है जो अपना प्रॉफिट मेंटेन करके रखता है, अपने प्रॉफिट को बनाए रखता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अभी बात करेंगे फंड म्यूचुअल फंड्स की। ये इतने सारे जो टॉप की म्यूचुअल फंड्स हैं, मेरा ही एसेट लार्ज कैप फंड का इसमें होल्डिंग है, उनका टोटल 12% है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, एसबीआई का हाइब्रिड फंड है, उनका 8% होल्डिंग है इसमें। एसबीआई फंड मैनेजमेंट, एसबीआई वालों का बहुत भरोसा है इसके ऊपर, 11.25% है। एचडीएफसी बैलेंस मैनेजमेंट फंड का तो उनका 7% है। एचडीएफसी फ्लेक्सी फंड का भी 9% के आसपास। ये सब जो हाईएस्ट म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है मैंने आपको बता दी। 95% एनालिसिस सजेस्ट करते हैं कि आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अभी ये देखते हैं, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अभी लास्ट के क्वार्टर में, अभी जब से ये मर्जर हुआ है, तो ये ऑनलाइन यहाँ पे दिखा रहा है कि जो प्रमोटर होल्डिंग है 0 हो गई है, लेकिन एफआईआईस की 53% हो गई है, म्यूचुअल फंड्स की 19% है, अबव है, अदर डोमेस्टिक की 11% के आसपास है, और रिटेल्स की है 16% के आसपास। और यही हम लोग देखेंगे। तो एफआईआईस का भरोसा बढ़ रहा है, डीआईएस का भरोसा बढ़ रहा है, और जितना भी मर्जर के बाद जो भी चीज़ें एडजस्टमेंट हुई हैं वो पूरा इस स्टॉक ने कंज्यूम किया है। तो कंज्यूम करने में हो सकता है और थोड़ा सा नीचे आए, बट मार्केट इसको पॉजिटिवली ले रहा है। ये आप देख सकते हैं लास्ट टाइम से किस तरह से इनका पूरा चेंज हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे। अभी हम लोग आ जाते हैं जो एक अपर लिमिट आप देखेंगे इस स्टॉक की, एज पर एज मनी कंट्रोल अपर लिमिट है 1750 की। अगर डाउन लिमिट में देखूंगा तो आती है ऑलमोस्ट 1440 की। ईपीएस अर्निंग पर शेयर है इसका 64 रुपये, हर स्टॉक के ऊपर 64 रुपये कमाता है। ईयर एंड ईयर थोड़ा सा कम दिखा रहा है, यहाँ पे 9% के आसपास दिखा रहा है कि ईयर ऑन ईयर कम है, बट इट्स ओके, स्टिल गुड। पी रेशियो आता है 24 का, मतलब अगर आप 24.65 पैसे लगाते हो तब जाके आपका 1 रुपया बनता है 1 साल के अंदर। पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो है 4 समथिंग का है, 4 के आसपास का है। मार्केट कैप बहुत बड़ा बैंक है, 12 लाख करोड़ का बैंक है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप इनका मोर देन 12 लाख करोड़ का है, जो वन ऑफ द इंडिया की टॉप 3 कंपनीज में आ जाता है। और ये पूरा वॉल्यूम का डिटेल दिया हुआ है, और 52 वीक हाई है इसका 1750 का, 52 वीक लो है 1365 का, 1365 तक भी गया था ये 1 साल के अंदर। अभी ये सब जो ब्रोकर की रिसर्च है, ये सब ब्रोकर की रिसर्च ने अपने अपने टारगेट दिए हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल बोलता है भैया ये 2070 तक जाएगा, जियो फाइन बोलता है कि भैया ये 1960 तक जाएगा, और प्रभुदास लीला 2025, एलकेपी सिक्योरिटीज़ 2070, एक्सिस सिक्योरिटी 2050, ये सब ब्रोकरिंग हाउस ने इनको टारगेट दिए हुए हैं। और ये पीयर्स के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो मैं जैसा जो बता रहा था, ये बैंक थोड़ा सा कम क्यों बढ़ रहा है या बढ़ के आगे पीछे क्यों आ रहा है, इसका एक रीज़न है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की जो अर्निंग है, पी रेशियो है, इससे ज़्यादा लिक्विडेटिव आईसीआईसीआई एक बैंक का दिखता है। आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक का है 17.84 के आसपास, और एचडीएफसी बैंक का थोड़ा हाई है, इसके नीचे इंडसइंड बैंक का भी कम है, और कोटक का भी इनसे कम है। तो होता क्या है कि जब आप बड़े इन्वेस्टर हैं, जब आप अर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ये भी देखते हैं कि इस बैंक से लुक्रेटिव क्या है। तो इस बैंक से भी लुक्रेटिव आईसीआईसीआई बैंक दिख रहा है एज पर एज अर्निंग, तो लोग उनके ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए इतना अच्छा बैंक होने के बाद भी, मतलब आप समझ लीजिए एक क्लास है जिसमें 5 टॉपर हैं, 5 टॉपर हैं, पाँचों के पाँचों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पाँचों के 95 प्लस एंड अबव मार्क्स आ रहे हैं। तो होता क्या है कि किसी के 98 आए, किसी के 99 आए, और किसी के 97 आए। तो होता क्या है, 99 वाले को ज़्यादा प्रायोरिटीज मिलती है, या मार्केट उसको बेस्ट बोलता है, क्योंकि एक भली मार्जिन कम हो, परसेंट डिफरेंसेस कम हो, 24 और 17 18 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक का ज़्यादा अर्निंग है एज पर एज द मार्केट कैप, एज पर एज द इन्वेस्टमेंट, तो वो थोड़ा सा लुक्रेटिव दिखता है इन्वेस्टर्स को। तो
ये पूरा डिटेल दी हुई है मैनेजमेंट की, इनके सीईओ है शशि रंजन जगदीशन, और ये पूरे डायरेक्टर्स का और पूरा एड्रेस दिया हुआ है। तो वापस चलते हैं हम लोग चार्ट पे। तो चार्ट पे जैसा मैंने बताया है अच्छे बेस पे अवेलेबल है। और फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं बोलूँगा, अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो हमारा एक डिस्कशन सेशन रहता है 30 मिनट्स का, जिसका हम लोग चार्ज करते हैं 10,000 रुपीज़। मतलब उसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। म्यूचुअल फंड्स का डिस्कशन हो जाता है, इक्विटी का डिस्कशन हो जाता है, रियल एस्टेट जो कि आपको कभी कोई डिस्कशन करेगा नहीं वो भी हम आपको डिस्कशन करते हैं। उसमें हम लोग एक हेल्दी आउटपुट निकालते हैं और हर चीज़ का हम लोग डिस्कशन करते हैं। मैं पर्सनली उसमें रहूँगा। अगर आप पुणे के हमारे ऑफिस में आ सकते हैं तो फेस टू फेस फिजिकल भी डिस्कशन होता है, या फिर ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं। 30 मिनट्स के लिए हम लोग चार्ज करते हैं 10,000 रुपीज़। जस्ट कि आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, ये जो हमारा कूपन कोड है माई फाइनेंस को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको डायरेक्टली 25% का उसमें ऑफ हो जाएगा। और आप ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक दिया हुआ है उसमें आप क्लिक करके डायरेक्टली वो आप बुक कर सकते हैं और 25% का ऑफ ले सकते हैं। और उसके अलावा आप एक बार सेशन लेते हैं तो आपको 5 कॉल सपोर्ट्स भी मिलते हैं। 5 बार आप कॉल्स पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। आपका जो भी फाइनेंस है उसमें हमारा एक पूरा एक डिस्कशन होता है और उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा होता है लोगों को। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं 25% ऑफ में आप ये भी बुक कर सकते हैं। और जो मुझे लग रहा है टेक्निकल्स के हिसाब से जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अभी ये अच्छे बेस पे तो है, बट मार्केट थोड़ा सा अभी वॉलेटाइल हो रहा है। और अभी जिस तरह से निफ्टी 20,000 पे लेके डायरेक्टली अभी 19,300-400 पे आ गया है, तो अभी थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। थोड़ा सा अभी कैसा है कि इनका मर्जर हुआ है तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस होके इस बैग में बैठ लीजिए, क्योंकि मर्जर के बड़े जो होते हैं ना सेटलमेंट्स अभी भी हो सकते हैं। बहुत सारे जो DIIs हैं, FIIs हैं या म्यूचुअल फंड हाउस हैं वो सेटलमेंट अभी कर रहे हैं। तो इसमें इसलिए ये थोड़ा सा सेटबैक आया है, मुझे ऐसा लगता है, और थोड़ा और भी सेटबैक आ सकता है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होके ही कीजिए। बाकी टेक्निकली तो एक अच्छे सपोर्ट पे, फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग है। बाकी आप अपने हिसाब से अपने एनालिसिस से डिस्कशन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिला हो या कुछ हेल्प मिला हो। तो चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।